हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे पॉलिटी, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से चलाया जा रहा था, उसका आज ये पॉलिटी का हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जा करके जरूर देख लेंगे। सभी का मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और साइंस का तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं और सभी एक प्लेलिस्ट एनसीईआरटी सार संग्रह में करके अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहां से ज़रूर देख लेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जहां पर डेली पीडीएफ और डेली क्यूज कराए जाते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। हम लोग पार्ट 2 वीडियो तक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी तक कर लिए थे। आज हम लोग आगे जानेंगे इसके वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन से हमारा आज ये पार्ट 3 नंबर वीडियो होगी। चलिए शुरू करेंगे आज फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। बात करें अगर वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की संरचना कुछ इस प्रकार से है, जिनमें अध्यक्ष, जो कि सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है, उसके नीचे 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के नीचे 4 सदस्य होते हैं, जिनमें सभी का अलग अलग महत्व है। बात करें अगर पहले सदस्य की, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा सदस्य सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तीसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। और चौथा सदस्य जो होता है वह आर्थिक मामलों का विशेष व्यक्ति होता है, या विशेषज्ञ होते हैं आर्थिक मामलों के। यानी इस प्रकार कुल वित्त आयोग में 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और अन्य 4 व्यक्ति। चलिए आगे अब बात करें पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसे संसद के समक्ष रखवाने का कार्य करता है भारत का राष्ट्रपति। आगे, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। आगे देखें तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो टेन्योर होता है वह कुल 5 वर्ष की होती है। आगे, वित्त आयोग में अध्यक्ष को अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 4 और सदस्य होते हैं और कुल 5 सदस्य। आगे देखें, यहाँ पर दिए गए हैं भारत के वित्त आयोग, यानी कि 1951 की पहली वित्त आयोग से लेकर के आज तक की वर्तमान वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। तो पहला है, इस क्रमांक से दिया गया पहला, फिर उसके गठन की बात की गई है, अध्यक्ष और तब अनुशंसा या वर्ष। पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 के और पहला वित्त आयोग थे केसी नियोगी, जो 1952 से 1957 तक कार्यकाल में रहे। दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित हुई और जिसके अध्यक्ष थे के संथानम, जिनका कार्यकाल था 1957 से 1962। तीसरा वित्त आयोग आया 1960 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे ए के चंद्रा, और ए के चंद्रा का कार्यकाल रहा 1962 से 1966 के बीच में। चौथा वित्त आयोग जो कि 1964 में बनी, जब डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने अपने अध्यक्षता दी और उनका टेन्योर रहा 1966 से 69 के बीच का। पांचवा वित्त आयोग 1968 में, अध्यक्ष महावीर त्यागी और अनुशंसा वर्ष रहा 1969 से 74 का बीच। आगे बात करें तो छठी वित्त आयोग का गठन 1972 में की गई। ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष रहे और टेन्योर था 1974 से 1979 के बीच का। सातवां वित्त आयोग 1977 में जे.एम. सैलेट के अध्यक्षता में 1979 से 1984 के बीच, क्योंकि सभी का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष की होती है। आठवां वित्त आयोग 1982 में गठित की गई, जब अध्यक्ष बनाए गए वाई.वी. चौहान, और इनका कार्यकाल रहा 1984 से 1989 के बीच का।
नौवां वित्त आयोग गठित हुई 1987 में, जिसके अध्यक्ष रहे NKP साल्वे और इनका टेन्योर 1989 से 1995 के बीच का रहा। 10वां 1992 में आए KC पंत। KC पंत की अध्यक्षता में 1995 से 2000 तक उनका कार्यकाल रहा। 11वां वित्त आयोग प्रोफेसर MA खुसरो के कार्यकाल में 1998 ईस्वी में गठित हुई और जिनका कार्यकाल रहा 2000 से 2005 के बीच में। 12वां वित्त आयोग डॉक्टर C रंगराजन के कार्यकाल में 2002 में गठित की गई और उनका टेन्योर रहा 2005 से 2010। उसके बाद 13वां वित्त आयोग जो कि डॉक्टर विजय केलकर 2007 में वित्त आयोग की गठन की गई और उनका कार्यकाल 2010 से 2015 के बीच रहा। 14वां वित्त आयोग जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है वह है 2013 में गठित YV रेड्डी। YV रेड्डी की अध्यक्षता में 2015 से 2020 के बीच का 14वां वित्त आयोग अभी जो वर्तमान में एक्टिव है। और 15वां वित्त आयोग जिसका 2017 में गठन किया गया और वर्तमान जो आगे के 2020 से 25 के बीच उनका रहेगा वह है NK सिंह। NK सिंह की अध्यक्षता में जो वर्तमान अभी आगे की ओर प्रोसेस में है वह है 15वां जो कि 2017 में गठित की गई थी। आगे यहाँ पे बात करें तो भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं, वह है वित्त आयोग की। यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। आगे केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, वित्तीय विवादों के समाधान यह करती है वित्त आयोग। आगे केंद्र की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की प्रशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है। अनुदान जो दी जाती है ग्रांट समेकित निधि से उसकी प्रशंसा अनुशंसा के लिए की जाती है वित्त आयोग द्वारा। आगे पॉइंट है सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। जो भारत का जो प्रति वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है वह केंद्र और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश को निर्धारित यानी कि परसेंटेज अनुपात निर्धारित करने के लिए की जाती है। आगे भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, इसे ग्रांट इन एड करने की काम करती है वित्त आयोग। अब बात करें 15वें वित्त आयोग की संरचना तो कुछ इस प्रकार से जिनमें कि NK सिंह अध्यक्ष बनाए गए और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025 के बीच में जिसका गठन किया गया 2017 में। इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं शक्तिकांत दास, फिर उसके बाद अनूप सिंह और अंशकालिक 2 सदस्य डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र और एक सचिव बनाए गए हैं अरविंद महतो यानी कि 15वें वित्त आयोग का सचिव अरविंद मेहता। आगे भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC न्योगी थे। अब अगला है हमारा चैप्टर नीति आयोग। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 से गठित की गई जो योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग का स्थान लेने वाली नीति आयोग जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें अगर इससे संबंधित तथ्य की तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। आगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। आगे अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पर है योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। आगे नीति आयोग कौन सा निकाय है। नीति आयोग जो है वह गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं किया गया था। आगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2005 को।
आगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया यह प्रधानमंत्री होता है। आगे यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली का विधानसभा है वहाँ पर, तो उसके मुख्यमंत्री, अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। वही उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है वह उपाध्यक्ष के रूप में मौजूद होता है, और सदस्य जो होते हैं वह पूर्णकालिक होते हैं। कुछ सदस्य अंशकालिक भी होते हैं जो कि अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में आधार पर रहते हैं। वही पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। वही सचिवालय की बात करें तो सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। आगे, विशिष्ट मुद्दों और विशेष आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। जो क्षेत्रीय परिषद कुल 5 है इसको भी बनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? एनडीसी की स्थापना अगस्त 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया जाता है? उसे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अब बात करें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति आयोग को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कही जाती है। इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को की गई और यह पूर्व में जाना जाता था योजना आयोग के नाम से। इसका अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और वेबसाइट को अगर देखें तो नीति.gov.in है। आगे, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? यह कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? योजना आयोग जो है वह संघ का स्थान ले लिया है और एकल प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। यह कथन है के संथानम का। आगे देखिए, वरीयता क्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जिनमें अगर है तो वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। फिर 7 का में यानी जो 7 के बराबर का ही है वह है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और 9वें नंबर में ही का में है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। फिर मुख्य चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, और राज्यसभा के उपसभापति। ये सभी इनका है जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होती है। आगे, नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित बनाने के लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया है। अब अगला चैप्टर है हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिसे ईसी या इलेक्शन कमीशन के नाम से जानी जाती है।
आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक करते रहेंगे। बात करें अगर निर्वाचन आयोग की, तो पहला पॉइंट है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है। यह चुनाव आयोग को प्राप्त है किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता देने का। आगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य आयुक्त जो होते हैं उनकी पदावधि 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वह होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अब यहाँ पर दिए गए हैं निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद। बात करें तो अनुच्छेद 324 में है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित। अनुच्छेद 325 की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार यानी वैसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। अगला अनुच्छेद है 327 जो कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 328 कहता है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। वही 329 कहता है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी विषय पर न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 329 में। और अनुच्छेद 329 क्या कहती है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जो कि अब निरस्त कर दी गई है। अब आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होते हैं। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 324 के अंतर्गत की गई है। आगे बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर की जाती है। आगे, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित की जाती है। पॉइंट है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले 1989 से पहले जो थी वह 21 वर्ष मतदान की आयु थी। आगे, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। यह निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। आगे, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को की जाती है। आगे, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार यह है एक विधिक अधिकार। आगे, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई 1985 में। 1985 से पहले राजनीतिक दल संवैधानिक नहीं था। आगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। जहां पर कि द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होती है। आगे, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वह लोकसभा के चुनाव में के सरकारी निधयन से संबंधित है। आगे, पॉइंट है किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त
करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होनी चाहिए। यानी अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की 550 सीटों में से कम उसके 10% आपको क्या होने चाहिए, विपक्षी दल बनने के लिए। यानी कि वहां पर कुल 55 सदस्य होने चाहिए जो कि विपक्षी दल में बैठ सकता है। आगे, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? 3 सदस्यीय आयोग के रूप में बनाया गया था 1989 एवं 1993 में। आगे, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम की गई थी 15 फरवरी 1985 को पारित। आगे, दल बदल जो है, अगर बात करें दल बदल की, तो अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया है दल बदल का। आगे पॉइंट है निर्वाचन प्रक्रिया। इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 114 के अंतर्गत जारी की जाती है। धारा 114 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। आगे, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। चाहे वह संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की चुनाव हो या राज्य विधानमंडल की चुनाव हो, उसे संचालन करने का अधिकार है निर्वाचन आयोग को। अब यहाँ पर बात करेंगे हम प्रमुख आयोग की। प्रमुख आयोग यानी कि इम्पोर्टेंट कमीशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रमुख छोटे छोटे जो कमीशन होते हैं, यानी जिनका वर्णन अपने अपने अधिकार क्षेत्र में होती है। पहला अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। आगे, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। आगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। आगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? IAS और IPS के समाप्त करने की सिफारिश की गई थी राजमन्नार आयोग द्वारा। आगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियम बैथ्यू। आगे, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग जो है वह गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। आगे यहाँ पर दी गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। स्ट्रक्चर है मानवाधिकार आयोग की, तो बात करें इसके अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह, या कोई अन्य जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा वह। वही सदस्य एक यानी 3 सदस्य होते हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभाव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। वही पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त, ये सभी शामिल होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में। आगे यहाँ पर दिए गए हैं भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। भारत के जो प्रथम लोकपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं वह पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगर देखें तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है।
इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, वर्तमान में उस समय जो तत्कालीन थे वह रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी शामिल थे। लोकपाल की जो नियुक्ति थी वह 23 मार्च 2019 को की गई थी। उस समय भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। वर्तमान में तो एस ए बोबड़े हैं, पर जिस समय लोकपाल की गठन की गई उस समय मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रख्यात न्यायविद थे मुकुल रोहतगी। बात करें तो अध्यक्ष के रूप में पिनाकी चंद्र घोष, न्यायविद सदस्य के रूप में जाने तो जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं। वहीं गैर न्यायविद सदस्य के रूप में अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम शामिल हैं। आगे, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? राजनीतिक और अपराधी के साठगांठ की जांच करने वाली समिति बोहरा समिति है। आगे, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की सूचना का सुझाव किसने ने दिया था? लोकपाल एवं लोकायुक्त की सूचना का सुझाव सर्वप्रथम दी गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। आगे, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत की गई थी 1968 ईस्वी में। आगे, संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जानी जाती है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाई जाती है अनुच्छेद 317 से। आगे, किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो राज्य का लोक आयुक्त होता है वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। कोई भी जो स्टेट पीसीएस है उसकी जो व्यय होती है वह भारित होता है राज्य के संचित निधि पर। आगे, पॉइंट, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं, यानी लोक सेवा आयोग में कुल 11 सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। आगे, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग पर 1926 में की गई थी। आगे, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब आगे, अगला चैप्टर है हमारा राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। बात करें अगर ऑफिशियल लैंग्वेज से, उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। बात करें राजभाषा की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? पहले तो कि अगर समझे तो राजभाषा का गठन की जाती है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, और पहला राजभाषा आयोग गठन किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में। आगे, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? जो 8वीं अनुसूची है संविधान की उसमें जो 22 भाषाओं की बात की गई है और 2003 में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई उसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, बता दूं हमारे द्वारा इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए गए हैं भाषा से संबंधित, जो सभी अनुसूची है और भाषा है उससे संबंधित एक बहुत ही मस्त ट्रिकी मेथड से उसे बताया गया है। आप लोग उसे भी जा करके एक बार ज़रूर देख लेंगे। मैं लिंक को ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, अगर बात करें यहाँ पर संविधान की में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, कुल सम्मिलित भाषाएं जो है वह 22 है जिनमें समय समय पे कुछ को शामिल किया गया था। पहला अगर जो बात करें, पहला जो 14 भाषा था उसमें था असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाब और संस्कृत, यह जो है यह पहले के 14 भाषा थे। समय समय पे फिर किया गया, जिनमें शामिल हुई सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये सभी जो है बाद में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। आगे बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? प्राथमिक भाषा में जो है मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, यह अनुच्छेद 350 का में वर्णित है। आगे मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? मैथिली भाषा जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी 21वां भाषा के रूप में 2003 में। और यह मैथिली जो है प्रमुख रूप से बिहार की प्रमुख भाषा है। बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी कि मधुबनी, सीतामढ़ी जिलों की यह प्रमुख भाषा है। आगे पॉइंट है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी यह 8वीं अनुसूची में 1992 द्वारा जोड़ी गई। आगे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आगे अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जो शास्त्रीय भाषा है उनमें 6 भाषा, जिस सबसे पहला है तमिल। तमिल को 2004 में घोषित की गई। वही दूसरा 2005 में संस्कृत को, तीसरा 2008 में तेलुगु को, चौथा 2008 में कन्नड़ को, 2013 में मलयालम और छठा भाषा था ओडिया 2014 में, जिसे कि शास्त्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। आगे अब यहाँ पर दिए गए हैं राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें, जिनमें है 343 अनुच्छेद 343 जो है वह संघ की भाषा यानी कि संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति के बारे में बात करता है। अगला है हमारा क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं, यानी कि किसी राज्य में किसी राज्य का एक राजभाषा होता है, किसी का 2। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में हिंदी और दूसरी राजभाषा जो है वह है उर्दू। बात करें 346 की, तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 347 में। बात करें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा से। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348। और अनुच्छेद 349 कहता है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। वही विशेष विनिर्देशन के रूप में देखें तो अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं और 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। वही अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश दिए गए हैं 351 अनुच्छेद में। अब आगे वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सदस्यता में 1957 में की गई। आगे भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान व संशोधन किस प्रकार हो सकता है? राजकीय भाषा में संशोधन यह की जाती है संसद द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 से।
आगे, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 का 21वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? 8वीं अनुसूची में शामिल बंगाली भाषा जो है वह भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि पहला जो है वह है हिंदी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। अब अगला चैप्टर है हमारा पंचायती राज एवं नगर पालिका। म्यूनिसिपैलिटी के बारे में अगर जाने तो पंचायती राज की सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है और पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में वर्णन दी गई है। बात करें संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 73वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत को शामिल किया गया। आगे, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। आगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायत के लिए कुल 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। आगे पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। आगे, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? यह प्रत्येक 5 वर्षों पर की जाती है। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। आगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाई जाती है। आगे, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? पहली बार भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था राजस्थान का नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। वही दूसरी बार की गई थी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। आगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय पंचायत बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। वही अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था द्विस्तरीय समिति। बात करें पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायत और नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया था वर्ष 1993 में। पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन और नगरपालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन में यह किया गया, जो कि 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को शामिल की गई है। आगे, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। आगे यहाँ पर दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। अगर समझे तो पहला समिति 1957 में बनाई गई जो था बलवंत राय मेहता समिति, जिसने की त्रिस्तरीय सरकार पंचायती राज की बात की। दूसरा बना 1977 में जिसने द्विस्तरीय की बात की, वह था अशोक मेहता समिति। तीसरा बना 1985 में GVK राव समिति और 1986 में आया LM सिंघवी समिति। वही 1962 में बनाया गया था संथानम समिति और 1964 में बनाई गई सादिक अल समिति, जिनमें कि जो LM सिंघवी समिति है इसके द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी पंचायती राज को। अब आगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? यह LM सिंघवी समिति द्वारा 1986 में की गई थी। आगे, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है, यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति यह दी गई है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में, जो कि पंचायत समिति और जिला परिषद भी कर सकती है। आगे,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। यहाँ पॉइंट की बात करें तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। आगे, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? अगर पंचायत समय से पूर्व भंग होती है तो वह 6 माह के भीतर निर्वाचन करना जरूरी होता है। अगर पंचायत जो है कार्यकाल पूरा होने के यानी 5 साल पूरा होने के 6 माह से कम समय में अगर भंग होती है तो वहाँ पर जो है वह शेष कार्यकाल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए चुनाव कराई जाती है। आगे, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आगे यहाँ पर दिए गए हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में कुल 29 विषय हैं, यानी कि पंचायत के लिए 29 विषय। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और पंचायती का संबंध अनुच्छेद 243(6) से शुरू है। अनुच्छेद 243(6) में पंचायत का वर्णन किया गया है, 6 या 243(g) में। अगला हमारा 12वीं अनुसूची, जिसमें कि नगरपालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है और नगरपालिका को कुल 18 विषय दिए गए हैं और यह 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा की गई थी, जिसका संबंध अनुच्छेद 243(ब) या अनुच्छेद 243(w) से है। आगे, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में कुल 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अब आगे, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। कुछ राज्य जो है कहीं कहीं पे 1 स्तरीय है, कहीं पे 2 स्तरीय, कहीं पे 4 स्तरीय भी है, तो कुछ राज्यों में त्रिस्तरीय भी है। बात करें अगर पंचायतों के स्तर, संस्थाएं और राज्य की, तो पहला है 1 स्तरीय। 1 स्तरीय जहां पर कि ग्राम पंचायत है, वह राज्य है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ये 5 राज्य में सिर्फ 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय की बात करें, 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है जो संबंधित राज्य है असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। इन 5 राज्यों में असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। वही बात करें त्रिस्तरीय की, त्रिस्तरीय में शामिल होते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसके अंतर्गत शामिल राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। कुल यहाँ पर जो है 9 राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है और 4 स्तरीय जो है जहाँ पर कि ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में उसको शामिल किया गया है। आगे, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। गुजरात में जो है वह त्रिस्तरीय है, पर वहाँ पर ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद में वर्णित है। वही मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद शामिल है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं हुआ है, यहाँ एक जनजातीय परिषद है। आगे, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। आगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में की गई थी, उसका उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे, भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? पंचायती राज से संबंधित मामलों को सुनने के लिए केरल सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। आगे, अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? यह है अरुणाचल प्रदेश। आगे पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। आगे, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगरपालिका का संबंध 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। आगे, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? 73वां संविधान संशोधन जो है यह स्वशासन की व्यवस्था यानी पंचायती राज से संबंधित है और यह 1992 में की गई थी। कहीं कहीं पर इसका कन्फ्यूजन भी देखने को मिलता है, 1992 93 में भी दिया रहता है। आगे, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत की जाती है। आगे, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। पॉइंट है, किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? यह होती है ग्राम पंचायत का। आगे, भारत के किस राज्य में पंचायतों के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? वह है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर दी गई है पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक समितियां जो कि संवैधानिकरण के बाद की है। बात करें अगर समिति का नाम में, तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्ताक्षरण के लिए गठित टास्क फोर्स जो कि अध्यक्ष थे ललित माथुर और इसका संबंध था 2001 में। वही समिति बात करें निम्नतम यानी ग्रास रूट पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह जिसके अध्यक्ष बनाए गए पी रामचंद्रन और यह 2005 में बनाई गई। तीसरा बना समिति जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने वाले कार्यदल जो कि अध्यक्ष बनाए गए श्रीमती राजवंत संधू 2008 ईस्वी में। चौथा बना जो कि DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति था जिसका गठन 2010 में बी रामचंद्रन की अध्यक्षता में की गई। वही पांचवा जो बना वह था आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई 2012 में मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में। आगे, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिका को 18 और नगर पंचायत को 29 विषय। आगे है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह 368 अनुच्छेद में। आगे, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? संसद के लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में संविधान संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। आगे, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध जो कि साधारण बहुमत से किए गए थे
जिनमें है अनुच्छेद 2, 3 और 4, जो कि संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। यह सभी प्रक्रिया है जो साधारण बहुमत से की जा सकती है। वही अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5, 221, 2, जो कि द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देती है। द्वितीय अनुसूची में जो वर्णित है उसके बारे में यह परिवर्तन की अनुमति देता है। अगर बात करें द्वितीय अनुसूची की, जिनमें कि सभी उच्च अधिकारियों के जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बारे में। आगे अनुच्छेद 105(3), अनुच्छेद 105(3) जो है वह संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 की बात करें, जिनमें संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 120(2), जो कि संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। आगे अनुच्छेद 124(1), इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 35 द्वारा की जाती है, जो कि साधारण विधेयक से हो सकता है, साधारण संशोधन द्वारा। आगे अनुच्छेद 169(1), जिनमें कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 239, जिनमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करना है। अब आगे देखें तो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था 69वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे 99वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन जो है वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। आगे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो है पहली भारतीय संविधान संशोधन द्वारा की गई, और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार का वर्णन। आगे संविधान का 86वां संशोधन संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आगे विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, और दल बदल का वर्णन 10वीं अनुसूची में शामिल है। आगे भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के आरक्षण पर संबंधित है। आगे वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था। प्रथम संविधान संशोधन जो था, जो कि 1951 में की गई, इसमें कुछ राज्यों के लिए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित है। आगे संसदों के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है। यह है संविधान संशोधन विधेयक। आगे पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित की गई। आगे भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दी गई थी। लोकसभा के यह किया गया 91वां संविधान संशोधन, और यह आगे अभी 2026 तक ऐसे ही रहेगी। आगे यहाँ पर है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय, जो कि विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा की गई है। पहला है अनुच्छेद 54।
अनुच्छेद 54 जो है वह संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। वही अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ के लिए अनुच्छेद 73 और राज्यों के लिए अनुच्छेद 162। आगे है अनुच्छेद 241 जो कि संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आगे है भाग 5 का अध्याय 4 जिसमें शामिल है संघ की न्यायपालिका, और भाग 6 का अध्याय 5 जिनमें राज्यों के उच्च न्यायालय संबंधित है। बात करें अगर भाग 11 का अधिकार अध्याय 1 जिनमें संबंधित है संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। वही 7वीं अनुसूची की किसी सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन। आगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 4 स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित है। आगे 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जो है 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना यहाँ तक के सभी क्लास। अब इसके आगे के जो विविध पार्ट है मिसलेनियस, जो कि एक अगले पार्ट यानी कि पार्ट 4 में आएगा। समय की कमी के कारण आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका अगला वीडियो जो है पार्ट 4 जिसमें कि इसे कंप्लीट कराया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।